नमस्कार, बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी। कैलाश विजयवर्गीय जी कई विभागों के मंत्री हैं, कई प्रमुख विभागों के मंत्री हैं, जिसमें उद्योग, आईटी, उद्यानिकी, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, रोजगार, करीब 9 प्रमुख विभाग हैं। इसके अलावा कई निगम हैं जो कैलाश जी के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल इंदौर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं उद्योगों को लगाने को लेकर और इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है 26 अगस्त को होने वाला एमपीसीए का चुनाव। कैलाश जी, आप एमपीसीए का चुनाव लड़ने वाले हैं? साधारणतः मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ के लोगों की राय से करता हूँ। और क्रिकेट का चुनाव भी यदि मैं लड़ रहा हूँ तो हमारे खिलाड़ी भाइयों की इच्छा पर। उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए और खेल के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। एमपीसीए में बड़ा तूफान सा आया हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कई लोगों को, करीब 20 सदस्यों की सदस्यता शून्य कर दी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नरेंद्र हिरवानी जी भी हैं, अमय खुरासिया जी हैं, सोडी जी, बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या आपके इशारे पे हो रहा है सब? देखिए, लोग इस बात को समझते नहीं हैं। फर्म एंड सोसाइटी का जो विभाग है उसमें जो अधिकारी होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, ये अर्ध न्यायिक अधिकारी, ये लोगों की बात सुनते हैं और नियम के अनुसार संस्थाओं को रेगुलेट करते हैं। हमारे पास तो प्रकरण कभी आते ही नहीं। ये बात सही है कि उस विभाग का मैं मंत्री हूँ, पर हमारे पास आते ही नहीं। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में साधारणतः न हमसे राय लेते हैं, न हमसे पूछा जाता है, न हम हस्तक्षेप करते हैं। पर आरोप तो बहुत सामान्य बात है। इशारे पे काम हो जाएगा। अब देखिए, इसके मंशा पे मंत्री जी की मंशा है कि ये चीज हो जाए, तो वहां कुछ आदेश की जरूरत थोड़ी होती। मेरा ख्याल है प्रकाश जी, इसको आप भी समझिए कि वो बाकायदा ऑर्डर बनाते हैं। इस नियम में ये है, इस नियम में ये है, और इस प्रकार का ऑर्डर बनता है। उस ऑर्डर को अपील होती है उसकी विभाग में, फिर से कोर्ट में कोई चैलेंज कर सकता है। तो बिना नियम के कोई जवाबदार अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर इस प्रकार मंत्री के इशारे पर करेगा तो क्या नौकरी कर सकेगा वो? क्योंकि उसके पीछे जवाबदेही भी है। क्योंकि कोई भी ऑर्डर करेगा तो नियम प्रक्रिया के अंतर्गत कर सकता है। ऐसे थोड़ी कि किसी ने कह दिया और ऑर्डर कर दिया। तो मेरा ख्याल है ना समझ लोगों ने इस प्रकार की बात की। अखबारों में छवि तो ऐसा लग रहा है कि मंत्री के इशारे पर ही पूरा विभाग चलता है। अब जैसे विधि, सलमान खुर्शीद विधि मंत्री है देश के, क्या हम ये कहेंगे हाईकोर्ट उनके इशारे पर चल रही है? क्या हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे पर चल रही है? यदि उनके इशारे पर चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि यदि खुर्शीद के इशारे पर, सलमान खुर्शीद जी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है, सलमान खुर्शीद के इशारे पर हाई कोर्ट चल रही है, तो फिर आप मान के चलिए कि मेरे इशारे पर फर्म रजिस्ट्रार चलता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके जो फर्म रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी हैं, ये अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक और पूर्ण में ज्यादा अंतर थोड़ी है, क्योंकि वो न्यायाधीश की हैसियत से बैठते हैं, वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और जब निर्णय अपना लिखते हैं तो फलानी धारा में ये कमी है, फलानी धारा में ये कमी है, इसलिए हमने निर्णय दिया। तो बकायदा दोनों पक्षों को सुनकर देते हैं। अच्छा, शिकायत करने वाला मैं नहीं हूँ, शिकायत करने वाला एमपीसीए के बहुत पुराने मेंबर जिनसे मेरी मुलाकात अभी पिछले चुनाव में हुई, उसके पहले तो मैं उनको जानता भी नहीं था। तो एमपीसीए के ही आपस के झगड़े फर्म सोसाइटी में गए और अधिकारी ने निर्णय दिया। फिर उसकी अपील, दलील की बहुत सारी प्रक्रिया। लीलाधर जी की बात कर रहे हैं, लीलाधर जी की बात करते हैं, उनको 5 वोट तो मिले थे। वही 5 वोट मिले, पर सवाल यह है कि आज के मेंबर नहीं है वो कम से कम 25-30 साल पुराने मेंबर है। हमेशा कहा जाता है कि आईडीसी की उपेक्षा हो रही है एमपीसीए द्वारा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर की बहुत उपेक्षा कर रहा है, तो कैसी उपेक्षा? अब देखिए, सागर को एमपीसीए ने जमीन दिलवा दी, जबलपुर को दिलवा दी, ग्वालियर तो जमीन हो गई, इंदौर डिवीजन के पास अभी तक जमीन नहीं है, जबकि 1-1, 2-2, 3-3 बार जमीनें, 2-2, 3-3 जमीनें दिखा दी। अब मेरी की बुराई करने की आदत नहीं है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि क्रिकेट एक खेल है और खेल के अंदर खेल भावना से काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं राजनीति में काम करता हूँ, राजनीति में जितनी राजनीति नहीं है उतनी खेल संगठनों में आजकल राजनीति हो गई। तो मैं तो आजकल एमपीसीए की मैं राजनीति सीख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ। वहाँ पर इतनी राजनीति होने लगी, खेल कम राजनीति। सभी संगठनों में राजनीतिज्ञ हैं,
महाराष्ट्र में देखिए, यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, तमाम नेता हैं। अरुण जेटली हैं, अनुराग ठाकुर हैं, देशमुख साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, सभी लोग हैं। हमारे सिंधिया साहब ही हैं, पहले सीनियर सिंधिया जी थे। पर एक बात आपने कही कि मैंने, एक बयान आपका आया था कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को की अकल ठिकाने लगा दी। जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज सदस्यों के घर घर जाके हाथ मिला रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं उनके साथ। तो क्या ये वाकई ऐसा है? देखिए, मैं एमपीसीए के एक बहुत पुराने सदस्य के परसों गया था, तो बोले कैलाश जी, मैं आपको इसलिए वोट दूंगा कि इसके पहले हम एमपीए के सदस्य हैं, कोई पता ही नहीं लगता था एमपीसीए के सदस्य हैं, कोई हमको नमस्ते ही नहीं करता था। अब देखिए, आज आपकी गाड़ी लाल बत्ती हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई, कल दूसरी गाड़ी आएगी, फिर लाल बत्ती खड़ी होगी, पता नहीं कितने विधायक हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे भाव आपने बहुत बढ़ा दिए। इसके पहले एमपीसीए के सदस्यों के इतने भाव नहीं थे। एक सदस्य ने बहुत हंसते हंसते कहा, और उसके बाद जो मैं बात कहूँगा कि पारदर्शी तरीके से किसी भी संगठन में काम होना चाहिए। अब एमपीसीए ने थोड़ी सी चिंता की है क्रिकेट को बढ़ाने की, जब से मैं आया हूँ। उसके पहले तो आप जानते हैं इंदौर डिवीजन की हालत क्या थी, मध्य प्रदेश से रणजी ट्रॉफी में हमारी टीम की स्थिति क्या थी। 10 साल के अंदर क्रिकेट का जितना पतन हुआ है इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो अब जबकि मैं जब से आया हूँ, जब से क्रिकेट के बारे में भी अब एमपीसी में विचार होने लगा, टीमों को बाहर भेजने के बारे में विचार होने लगा। जब हमने आईडीएससी के माध्यम से T20 कराए, आज हमने एकेडमी बनाई, एकेडमी के अंदर 100 बच्चे आ रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हम भी एकेडमी के अंदर काम करें। हम जैसा जैसा आईडीएससी कर रहा है वैसा एमपीसी भी अब अच्छा सोच रहा है। तो अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा में अगर क्रिकेट का फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। साल भर के 30,000 रुपये मिलते हैं आईडीसीए को क्रिकेट के उत्थान के लिए। हाँ, करीब करीब, बहुत ज्यादा पैसा एमपीसीए से कोई मिलता नहीं। 85 रुपये रोज क्रिकेट का उद्धार कर लीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि खेल संगठन होता है क्रिकेट के विकास के लिए, कोई खेल के विकास के लिए, पर दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा एमपीसीए डिविजन्स को पैसा नहीं देता। ये बात सही है, बैंक अकाउंट उनका काफी बड़ा है। कहा जाता है कि आपने प्रायोजकों से और तमाम स्रोतों से 55 लाख 8 लाख रुपए इकट्ठा किए, और उसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो प्रचार पे खर्च कर दिया, बाकी के कूपन बांट के आपके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया, ऐसा है? देखिए, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ। पर आप जिम खाना ग्राउंड जाकर देख लीजिए, सारे खिलाड़ी, इवन जो भी सिंधिया जी के साथ खिलाड़ी, वो भी जिम खाना में खेले। आज ग्राउंड की हालत क्या है? हमने कम से कम 35 लाख रुपया लगाया वहाँ पर, हमारी एकेडमी चल रही है। एमपीसीए ने एक भी मैदान बनाया हो इस शहर के अंदर तो हम मान जाएंगे। आईडीसीए ने एक भी मैदान बनाया हो पहले कभी तो हम मान जाएंगे। हम क्लबों को क्रिकेट की बॉल दे रहे हैं। भाई, खिलाड़ी को क्या चाहिए? खेल का मैदान चाहिए, खेल का सामान चाहिए, कोच चाहिए। हम क्लबों को खेल का सामान दे रहे हैं, कोच दे रहे हैं, मैदान उनका ठीक कर रहे हैं। इसका पैसा आईडीसीए स्वयं खर्च कर रहा है। अब लोग कहें कि हमने हमारे क्षेत्र के लोगों को जिमा दिया, तो अब इस आरोप को लगाने में क्या कह सकते हैं उनके बारे में? उनकी बुद्धि पे तरस ही आ सकता है और तो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि एमपीसी के चुनाव में आपकी हार तय है। अच्छा है, अगर ऐसा मान के चल रहे लोग तो उनको इसमें लेकिन आप लड़ना इसलिए चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से अगर आप हारते भी हैं तो भी आपको आपका महत्व बढ़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा नेता नहीं है, ये गलत नहीं, हटा दीजिए। वो सिर्फ ग्वालियर के नेता, मैं पूरे प्रदेश का नेता हूँ। और मैंने सिंधिया ग्वालियर के नेता हैं और आप पूरे प्रदेश के नेता। और दूसरी बात, देश के नेता है, केंद्रीय मंत्री। देखिए, मैं पार्षद से लेके और आज यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने अपने पिताजी की विरासत में यदि कुछ मुझे मिला है तो उनका आशीर्वाद मिला है। और वो तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उनके पिताजी की विरासत पर चल रहे हैं। तो उन्होंने उतनी गलियां नहीं देखी जितनी गलियां मैंने देखी है। मैंने जिस तरीके से राजनीति की प्राथमिक शाला से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उनको अभी 10-20 साल और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। लोग कहते हैं क्रिकेट तो भद्र लोगों का खेल है, सॉफिस्टिकेटेड गेम है। आपने उसका 2 नंबरीकरण कर दिया, मतलब मजदूर के बेटे आप हैं, मजदूर क्षेत्र आपका है, आपने क्रिकेट को मजदूरों का खेल बना दिया, उसका सॉफिस्टिकेशन खत्म कर दिया। ये अच्छी बात है या बुरी बात? मेरा ख्याल इसकी तो प्रशंसा होना चाहिए। यदि मैं खेल को मजदूरों के बीच में ले जा रहा हूँ, गरीबों के बीच में ले जा रहा हूँ, और तो इसकी तो प्रशंसा होना चाहिए। पहले कोई जमाने में राजा महाराजे बियर का पैक लेकर क्रिकेट खेला करते थे। अब यदि क्रिकेट आम जन का खेल बन रहा है और मैं उसको प्रोत्साहित कर रहा हूँ तो इसकी प्रशंसा होना चाहिए। इसकी मजाक उड़ाने की क्या आवश्यकता है?
महेश्वर उपचुनाव में आप प्रभारी थे, क्रिकेट ने बड़ी भारी भूमिका निभाई वहां, कैसे आपने क्रिकेट का इस्तेमाल किया? नहीं, वहाँ मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया क्रिकेट का। वहाँ क्रिकेट का पुराने खिलाड़ी हैं, खेल संगठन है, वो लोग चाहते थे कि क्रिकेट को कुछ वहाँ पर मदद हो, तो हम लोगों ने वैसे ही क्रिकेट को वहाँ पर मदद की। वहाँ पर कुछ टूर्नामेंट हो रहे थे, हम चले गए, हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, उनकी पीठ थपथपाई। सिर्फ खिलाड़ियों को वहाँ पर हमने पहुंचकर प्रोत्साहित किया, बाकी और हमने सैकड़ों टीमें बनाई, सैकड़ों टीमों को बैट बल्ले दिए, उन्हें इनाम दिए, प्रोत्साहित किया। वैसा शायद लोगों ने गलतफहमी फैला दी होगी। हाँ। मैं समझता हूँ कि हमने सिर्फ खिलाड़ियों को जो वहाँ टूर्नामेंट करा रहे थे, वो थोड़ी बहुत सामग्री मांग रहे थे, तो हमने क्रिकेट बैट वगैरह भिजवा दिए थे यहाँ से, इंदौर से, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के खिलाड़ी वहाँ पर टूर्नामेंट करा रहे थे। जो वो जरूर हमने सामग्री वगैरह, बाकी वो चुनाव से उसका कुछ ताल्लुकात नहीं था। वो वैसे ही खेल को, हमारी आदत है कि कोई भी खेल के नाम पे आ जाए, दवा के नाम पे आ जाए, तो चलते चलते मदद कर देते, मदद करना आदत है। हमारी इंदौर की सांसद हैं, 7 बार की सांसद है और हम सबकी आदरणीय है, देश की नेता हैं वे, उनसे आपके संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, राजनीति में हमारी वो सबसे बड़ी नेता है इंदौर की। उन्हें आपसे बहुत शिकायत रहती है? ये तो पता नहीं लोग क्यों उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर छापते हैं, बोलते हैं। मजाक करने की उनकी आदत है, मजाक मजाक में कभी कुछ बोल दिया तो उसको सीरियस लोगों ने ले लिया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने आपको बढ़ाया? मैं समझता हूँ कि ये तो मजाक की बात हो सकती, दिग्विजय सिंह जी क्या आज बढ़ाएंगे मेरे को? वो तो पानी पी पी के गाली देते, मुझे भी, संघ को भी, पार्टी को भी, वो मुझे क्या बढ़ाएंगे? महेश जोशी जी ने कहा कि इंदौर के विकास में, इंदौर के हित में उन्होंने आपको बढ़ाया। महेश जोशी जी ने? देखिए, मैंने दिग्विजय सिंह जी ने, देखिए, आशीर्वाद तो सबका लेना चाहिए। मुख्यमंत्री थे तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं इंदौर के विकास की कोई भी योजना लेकर जाता था तो वे राजनीति से ऊपर उठकर मेरी मदद करते थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मुख्यमंत्री हूँ, मैं शहर का मेयर हूँ, शहर के हित के लिए यदि मैं उनके दरवाजे पर गया और उनसे मदद मांगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने मेरी मदद की, शहर की मदद की, और एक मुख्यमंत्री के हैसियत से उनका दायित्व है कि वो शहर की मदद करें। आप महापौर भी रहे, विधायक भी रहे। छत्तीसगढ़ में कानून बना कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कानून नहीं बनने दिया, जबकि सज्जन सिंह वर्मा और काफी सारे लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में भी आप एक पद से हट जाएं, लेकिन आप दोनों पद पर रहे। इसके पीछे का दिग्विजय सिंह जी का आपके प्रति स्नेह रहा? ना, कानून कहाँ बना है? कानून अगर सज्जन सिंह वर्मा चाहते तो वो इस विभाग के मंत्री थे, वो विधानसभा में रखते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक पद पर एक व्यक्ति रहना चाहिए। कानून हमारे इस प्रकार का था कि दोनों, और छत्तीसगढ़ में भी तरुण चटर्जी महापौर भी थे, विधायक भी थे, वहाँ का कानून भी वैसा ही था। वहाँ ऐसा कानून नहीं था कि जो विधायक है वो महापौर नहीं रह सकता। जब मैं नया मेयर था, जब वहाँ तरुण चटर्जी मेयर थे, पारस सकलेचा रतलाम में मेयर थे, तो मेयर और विधायक रह सकते हैं। आप इंदौर के मेयर और विधायक थे और सज्जन सिंह वर्मा इंदौर के ही थे और मंत्री थे, लेकिन आपकी ज्यादा चलती थी। सज्जन सिंह वर्मा तो चाहते थे इंदौर पे, जैसे एक नियम बनाना चाहते थे वो कि सारी खरीद केंद्रीय हो, मतलब सभी नगर निगम की खरीद भोपाल में हो, लेकिन आपने वो नहीं चलने दिया। मेरी तो इसमें कुछ भूमिका नहीं। उनकी और दिग्विजय सिंह जी के क्या संबंध है सबको मालूम है, उनकी आपस में गुटबाजी थी, मेरी क्या भूमिका उसमें? ये बात सही है कि जब उन्होंने केंद्रीय खरीदी की और 1600 रुपए की चीज 5000 रुपए में हमें भेजी, तो हमने जरूर विरोध किया कि बाजार में जो चीज 1600 रुपए में मिल रही है वो आप अगर 5000 रुपए में खरीद के नगर निगम में भेजेंगे तो हम नहीं लेंगे। और वो ये कहते थे कि हमारा हक यदि 1 करोड़ रुपए लेने का तो 1 करोड़ की वो सामग्री भेजते थे, और 1600 रुपए की चीज 5000 में खरीद के भेजते थे। हमने उसका जरूर विरोध किया था कि इस सेंट्रल परचेसिंग हो, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, पर कम से कम 1600 रुपए की चीज 5000 रुपए में मत खरीदें। एक बात मैंने सुनी, इंदौर में एक कंपनी आई, आप जब मेयर थे, वो सड़क बना रही थी। उस कंपनी का एक अधिकारी आपके पास आया और उसने कहा कि मेयर साहब 30% आपका। आपने उससे कहा कि 30%? उसने कहा हाँ। तो आपने उससे कहा कि ऐसा करो, जो बिल है उसे 30% घटाकर इंदौर नगर निगम के नाम पे दे दो, और उसे आपने बाध्य किया कि जो भी बिल होता था
10 करोड़ बिल था तो आपने कहा कि 7 करोड़ रुपए ही इंदौर नगर निगम भुगतान करेगा, सही बात है? ऐसे 150 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जब मैं मेयर था तब साधारणतः बाहर की जब कंपनी आती थी तो वैसा सोच के चलते थे कि हमें राजनीतिक बंटवारा भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई आपने सोचा तो होगा कि यहाँ पर भी राजनीतिक खर्चा होगा। L&T कंपनी थी वो, तो L&T कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आए, तो मैंने कहा आपने राजनीतिक खर्चा कुछ सोचा है? बोले हाँ सब हमने सोचा है। तो मैंने कहा उतना और आप कम कर दीजिए। तो उन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपया इंदौर शहर में कम किया था। तो मैंने कहा इस खर्चे की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के साथ किया हमने। लेकिन लोग, अब सवाल यह है कि आपने इतने पारदर्शिता से काम किया, लोग कहते हैं कि आपका वैभव बहुत ज्यादा है, आप 2-4 हजार करोड़ के मालिक हैं। तो अच्छा है, तो मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। जैसे लोगों ने मुझसे कहा कि सयाजी होटल खरीद ली, मैंने क्या आपको पता लग गया क्या? तो बोले हाँ कितने में? तो उसने कहा 30 करोड़। मैंने कहा इसके आसपास में खरीदी होगी। तो उसने पूरे शहर में कह दिया। मुझसे लोगों ने कहा कि आपने ऐसा कहा? मैंने कहा कहा। मेरे पिताजी कहते थे कि ऊपर सप्त ऋषि निकलते हैं, वो 24 घंटे में एक बार बोलते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो आपने कह दिया कि सयाजी होटल आपकी है, तो मैंने कह दिया हाँ, और ऊपर से सप्त ऋषि निकल के उन्होंने कह दिया ऐसा ही हो, तो हो सकता है सयाजी होटल मेरी हो जाए। इसलिए कभी भी कोई सकारात्मक बात कहे कि ये होटल आपकी, बोला हाँ मेरी है, ये कार आपकी, हाँ मेरी है, मैं मना ही नहीं करता। इंदौर शहर मेरा है। तो इंदौर शहर में होटल हो, जमीन हो। शर्मा के कारोबार में लोगों ने कहा कि आप पार्टनर हैं, दिलीप सूर्यवंशी जी के आप पार्टनर हैं, तो क्या बुराई है उसमें? लोग अगर कहें कि ये करोड़पति आदमी है और इसमें आपका पैसा है, तो मैं कहता हूँ हाँ है क्या फर्क पड़ता है? वाकई है क्या? देखिए वाकई, और इसको जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग है, आपका को परेशान हो रहा है। सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय विभाग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आपको घेरा जाए। ईडी भी उसमें शामिल है, इनकम टैक्स शामिल है। सब लोग 5 बार मेरे परिवार की संपत्ति इंदौर में जांच कर चुके हैं। मेरी इनकम टैक्स की फाइल को इनकम टैक्स विभाग ने कम से कम 10 बार देख लिया। ईडी विभाग भी खूब कई बार उन्होंने मुझे घेरने की कोशिश की, घेर ही नहीं पा रहे। अब लोग भले ही कि 1000 करोड़ की संपत्ति, तुम जो कहता मैं कहता हूँ, मना नहीं करता हूँ उससे, क्योंकि मेरी जुबान में इतनी ताकत है कि मैं कहता हूँ प्रकाश जी यहाँ पर फलाना खर्चा मंदिर बनवा दो, आदमी मना ही नहीं करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैदान में खिलाड़ियों के लिए कुछ सामान दे दो, लोग मना ही नहीं करते। मैं कह देता हूँ कि अस्पताल में हमारा एक पेशेंट भर्ती 1 लाख रुपए जमा कर दो, लोग मना ही नहीं करते। तो जेब में पैसा थोड़ी होना चाहिए, आपकी जुबान में इतनी ताकत होना चाहिए कि सामने वाले की जेब का पैसा वहाँ पहुँच जाए। तो लोग कहते हैं करोड़पति, मैं कहता हूँ अरबपति हूँ मैं, क्योंकि भगवान ने मेरी जुबान में इतनी ताकत दी है। सिंहस्थ आपने करवाया, हरसूद, नए हरसूद की स्थापना में योगदान दे दिया, इंदौर में बीजेपी का महाधिवेशन आपने करवा दिया, इन्वेस्टर्स समिट करा दिया, महेश्वर उपचुनाव की जिम्मेदारी थी उसे आपने निपटा लिया। लेकिन इतने काम आपने बड़ी सफलता से किए, लेकिन 2 विधायकों के बर्खास्तगी कहना चाहिए, बर्खास्तगी का मामला कैसे पेचीदा उलझा? वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी कि इसको देखो। जब सारे देश के संसदीय ज्ञाताओं ने कह दिया कि हो ही नहीं सकता, वापसी हो नहीं सकती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कैलाश जी जरा इस प्रकरण को देखो आप, क्या इनकी वापसी हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि जो संसद किसी को निकाल सकती है उसको वापस लेने का अधिकार होना चाहिए, मैं रास्ता देखता हूँ उसका। फिर मैंने किताबों को छाना और काफ़ी 4-5-6 घंटे लाइब्रेरी विधानसभा की वहाँ से पुस्तकें मंगा कर देखा। मुझे एक नज़ीर मिल गई, श्रीमती इंदिरा गांधी को जब निकाला था, मैंने कहा इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें वापस ले सकते हैं। लोकसभा के एक सलाहकार हैं, संसदीय सलाहकार, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनको कन्विंस कराया। मैंने कहा देखिए, चुनाव आयोग ने मान ली ये बात? चुनाव आयोग ने मान लिया, सबने मान लिया, क्योंकि वो बिल्कुल विधि सम्मत था। हालांकि हमारे देश में संसदीय इतिहास में पहली बार ये हुआ है, पर वो विधि सम्मत है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। आप जब भी बयान देते हैं बड़े चर्चा में आते हैं, चाहे शोले का ठाकुर हो या ममता शर्मा के असम यात्रा के बाद आपने कहा कि फैशन परेड में नहीं जाना चाहिए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में आपने कोई बात कही। ऐसा क्या है कि आप जो बोलते हैं वो चर्चा में आ जाता है, लोग उसके तरह तरह से अर्थ निकालते हैं और आप बड़े आनंद लेते हैं। कभी आप कृष्ण बन जाते हैं, कभी आप शिव बन जाते हैं, कभी चाणक्य बन जाते हैं। क्या है ये जो युग है, ये मीडिया का युग है, और मीडिया में बिना पैसे के स्थान कैसे बनाना ये मुझे आता है।
चाहे भले विरोध में फ्रंट पे जाए तो मुझे तो भी अच्छा लगता है। मुझे दुख नहीं होता है जब अखबार में मेरे खिलाफ फ्रंट पेज पे स्टोरी छपती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कितना बड़ा स्पेस ले लिया। अगर इसका विज्ञापन देता तो कम से कम 1 लाख रुपया लगता है। यदि 1 लाख रुपए मेरे फोकट में मेरे विरोध में भी अगर फ्रंट पेज किसी अखबार का छपता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, जनता से मेरा सीधा संपर्क है। आप लाख कहें कि मैं बेईमान हूँ, आप लाख कहें कि मैं चोर हूँ, आप लाख कहें कि मैं भ्रष्ट हूँ, पर जनता मुझे जानती है। इसलिए मैं ज्यादा चिंता नहीं पालता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या छप रहा है, क्या नहीं छप रहा है। आलोचना भी एक तरह की तारीफ है, आप समझते हैं? 100%। इसलिए कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, उसके बारे में लोग मन बना लेते हैं जिसको पहचानते नहीं। मेरा बचपन इंदौर में बीता है। मैंने बचपन में गली गली में गुल्ली डंडे खेले हैं। मैंने बचपन से गली गली में भजन गाए हैं। मैंने बचपन से गली गली में राजनीति की है, चक्का जाम किया है, कई बार जेल गया। लोगों ने मेरे को काम करते हुए देखा है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, लोग तो मुझे पहचानते हैं ना। आप 2 नंबर के विधायक थे, उसके पहले 4 नंबर के विधायक थे, फिर महू के विधायक, 5 बार आप विधायक बने। लेकिन पूरे इंदौर में 1 नंबर क्षेत्र में भी लोग आपको बुलाते हैं, 5 नंबर में भी बुलाते हैं, राव में भी बुलाते हैं, महू में बुलाते हैं, महेश्वर में बुलाते हैं, प्रदेश भर में बुलाते हैं। ऐसा दूसरे विधायकों के साथ क्यों नहीं? देखिए प्रकाश जी, जीवन के अंदर लोग टांग उसी की खींचते हैं, लगता है कि जिसकी टांग मजबूत हो। अब आपका प्रश्न है और आपका ही उत्तर है कि मैं हमेशा विवादास्पद बयान देता हूँ, लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं। उसका कारण यही है कि लोग मुझे स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इंदौर में पूरे प्रदेश में प्यार करते हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई मौका आता तो एक संयुक्त मेरे विरोधी अभियान चल रहा। जैसे एमपीसीए का भी चुनाव आ रहा है तो लगातार मेरे खिलाफ बयानबाजी चल रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? लोग अपना फ्रस्ट्रेशन अगर बयान देकर दूर करना चाहे तो अच्छा है, उसमें कारण अगर मैं हूं तो उसमें क्या बुराई है? मुख्यमंत्री जी से आपके रिश्तों को लेकर हमेशा अफवाहें होती रहती है। कभी चलता है कि मुख्यमंत्री जी आपसे नाराज हैं, फिर आपको एक दिन बुखार आ जाता है, टेम्परेचर होता है, आप अस्पताल में भर्ती होते हैं और मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रम छोड़ के आपके घर आते हैं तो लोगों को मैसेज जाता है कि नहीं नहीं संबंध अच्छे हैं। फिर आप एमपीसीए का कार्यक्रम करते हैं, आईडीसी का कार्यक्रम करते हैं, उसमें क्रिकेटरों को सम्मानित करते हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें आते हैं। फिर आप मुख्यमंत्री जी के साथ सपरिवार वृंदावन की यात्रा पे जाते हैं परिक्रमा के लिए। तो ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री से आपके संबंध क्या वाकई बनते बिगड़ते रहते हैं कि ये अफवाह होती? मेरे और मुख्यमंत्री जी के संबंध आज के नहीं, हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ के मित्र हैं। मैं इंदौर नगर का मंत्री था विद्यार्थी परिषद के, माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल नगर के मंत्री थे विद्यार्थी परिषद की। तब से हमने सार्वजनिक जीवन में काम करना प्रारंभ किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो संबंध 30-35 साल के हों और उस जमाने के हो जब हमारी कोई राजनीतिक प्रभुत्व भी नहीं था, हम लोग, हमारी राजनीतिक पहचान भी नहीं थी, उस जमाने के संबंध है हमारे। अब अंतरंग संबंध है। अब लोग भले कुछ भी कहें, उससे क्या होता है? तो मैं तो मैंने कहा ना कि लोग कहते हैं मुख्यमंत्री झगड़ा, मैं कहता हूँ हाँ झगड़ा। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री दोस्ती, मैं कहता हूँ हाँ दोस्ती। अच्छा ना, कम से कम लोग चर्चा तो करते रहे कुछ भी। यदि झगड़े वाली चर्चा करे तो भी कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा होती है, यदि दोस्ती वाली चर्चा होती तो भी कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा होती है। तो चर्चा में किसी भी बने रहना चाहिए, ये अच्छा रहता है राजनेता के लिए। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। क्या है नुकसान? मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि गुंडों को बड़ा प्रेशर देते हैं। मैं तो साहब सबको प्रेशर देता हूँ जब भी मेरे पास आता। मेरी माँ ने एक बार कहा कि अपने दरवाजे कोई भी आए उसकी मदद करना चाहिए। पर एक बात सही है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, समाज की विकृति करता है, समाज में अगर बुरे काम करता है तो उसको मैं कभी प्रेशर नहीं देता। अब वो बात दूसरी है कि लोग इसी नाम से मुझे बदनाम करते रहते हैं। हमारी पार्टी के लोग भी कई बार आरोप लगा देते हैं। ठीक है, तो राजनीति में देखिए, आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राजनीति में ऐसा होता ही है। महाभारत कोई दूसरे देशों का नहीं हुआ था, अपने ही लोगों के बीच में हुआ। बस यही राजनीति। अब इसको समझ जाइए इशारों में कि राजनीति में ऐसा होगा ही कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति जो आपके गले में हाथ डाल रहा है वो आपकी गर्दन काट सकता है।
यदि इस मानसिकता के साथ आप राजनीति में हैं तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको डर नहीं लगेगा, कभी आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र ही ऐसा है। इसलिए मैं कभी इसको बुरा भी नहीं मानता, और जो लोग मेरे अपने हैं, हमारी पार्टी के कहलाते वो मेरे खिलाफ बयान देते तो भी मैं उसका बुरा नहीं मानता, कि राजनीति का हिस्सा, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप अंडर अचीवर हैं। इंदौर का जितना भला आप कर सकते थे, इतने कार्यकर्ताओं की फौज आपके पास है। इंदौर शहर को आप जितना बढ़िया बना सकते थे, उसके बजाय आपने अपना बहुत सारी ऊर्जा आपने नष्ट कर दी भोजन भंडारों में, पूजा पाठ में, आयोजनों में, इसमें आपने ऊर्जा नष्ट कर दी। नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को और आज फिर दोहराता हूँ कि कुछ इंदौर के हमारे ही दल के नेता ये चाहते नहीं थे कि मैं इंदौर में ज़्यादा सक्रिय रहूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि अब आप इंदौर में थोड़ा सा कम ध्यान दो, प्रदेश में ज़्यादा ध्यान दो। तो मैं प्रदेश में ध्यान देना चालू कर दिया। अब इंदौर में जिनको देखना चाहिए वो देख ही रहे, और इंदौर में अच्छा विकास हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। तो इंदौर में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। कहाँ विकास अच्छा हो रहा है? एक 15 किलोमीटर की BRTS की रोड नहीं बना पाते। यूपी में जो बदनाम है, 165 किलोमीटर की सड़क 2 साल पहले बन के तैयार हो जाती है, 6 लेन यमुना एक्सप्रेस वे। इंदौर में प्रशासन इतना पंगु बना दिया गया है, नेताओं के दबाव में या उनमें दृढ़ता की कमी है। ऑटो रिक्शा वालों को आप यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते, अतिक्रमण आप हटा नहीं सकते, लोगों को हेलमेट पहनाने की बात आप नहीं कर सकते, सीट बेल्ट बांधने की अनिवार्यता नहीं कर सकते, सड़क से अतिक्रमण नहीं हटा सकते। एक अतिक्रमण हटाने की बात हो तो लोग पहुंच जाते, नेता लोग पहुंच जाते हैं कि आप मत हटाइए। सड़कें बनना शुरू होती है, M9 बनना शुरू होती है, बीच में रुक जाती है। ऐसा कैसे है? इंदौर में क्या इतना पंगु प्रशासन है? मतलब इंदौर के नेताओं में दम नहीं? प्रकाश जी, मैं आधा मेरा जवाब दे चुका हूँ इसका, पर फिर भी आप जितनी भी बात करें वो सारे काम मैंने करके दिखाए हैं। मैंने अपनी विधानसभा के 250 मकान 24 घंटे में तोड़ दिए, 3-3 मंजिले के। एक भी कहीं पर चू चपाट नहीं हुई। इंदौर शहर में अतिक्रमण, इंदौर शहर में विकास, इंदौर शहर में एक विकास की नई दिशा देने का काम 2000 में जब से इंदौर की जनता ने मुझे मेयर के रूप में चुना, मैंने दिया है। अब जबकि मुझे प्रदेश की अन्य जवाबदारियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अब देखिए आप इंदौर, तो मैं इंदौर के बैठ के लूँगा और आप देखेंगे कि आने वाले 3-4 महीने में कुछ परिवर्तन कोशिश करूँगा मैं कि इंदौर में विकास को और सही दिशा दे। हमारा टीम वर्क माननीय महापौर जी के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर जो थोड़ी बहुत कमियाँ उसको दूर करेंगे। ऐसा क्यों है कि TCS के लिए, इन्फोसिस के लिए हम पलक पांवड़े बिछा है, और जो हमारे घर के उद्योगपति हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे? देखिए, TCS और इन्फोसिस जी, ये ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है कि जो बड़ा रोजगार हमारे यहाँ देने का काम करेगी। आप समझ लीजिए कि 5 साल बाद इंदौर का क्या रूप होगा, 10 साल बाद इंदौर का क्या रूप होगा, यहाँ पर हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब 5000 लोगों को 25,000 से 1 लाख की सैलरी इस शहर में मिलेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखेंगे एकदम चेंज हो जाएगा। और इंदौर में, इंदौर का व्यवसाय, व्यापार, ये सब एकदम बहुत बदलेगा। तो TCS और इन्फोसिस का आना हमारे प्रदेश के लिए, इंदौर शहर के लिए नहीं, सारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम 7 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि TCS और इन्फोसिस यहाँ पर आए, पर सफलता 7 साल भी नहीं, बल्कि 12 साल से 2001 से मैं कोशिश कर रहा था उसकी, पर अब जाकर हमको सफलता मिली है। और मुझे उम्मीद है कि एक TCS और इन्फोसिस ऐसी कंपनी, उसके बाद और 10-12 कंपनियां और आ रही है IT की। तो इंदौर तो एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। क्रिस्टल IT पार्क 2005 से बन जाना था, 2012 तक वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। बीच में हाईकोर्ट, कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था। हम लोगों ने बैठकर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, बुलाने के बाद ट्रिब्यूनल में उस केस को डालकर हमने कोशिश की कि आप हमें विकास करने दीजिए, आपका और हमारा झगड़ा है, हम उसको निपटा देंगे। तो उसको बैठकर हमने निपटाया, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने के कारण बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी थी। मैंने कहा, ठेकेदार को मैंने व्यक्तिगत रूप से बुला के कहा कि आपका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, प्रदेश का विकास भी नहीं हो रहा है। उसने भी समझदारी की और हमें विकास भी करने दिया, जो स्टे था वो हटाया। और वहाँ पर अब देख रहे हैं कि 2-3 कंपनियां आ रही, अतिशीघ्र वहाँ पर लाइट जलने लगेगी, और बाकी जो उसमें स्थान है वो भी जल्दी चला जाएगा। आजकल अब IT मंत्री होने के नाते बड़े सक्रिय हैं, ब्लॉग पे सक्रिय हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं,
आपके ब्लॉग में आप फ्रेंडशिप डे पे भी लिखते हैं, राखी पे आप लिखते हैं कि राखी मनाएं नहीं, उसे अपनाएं, उसे निभाएं, बहुत जरूरी है। ओलंपिक के बारे में अब तो ये सब कैसे कर पाते हैं? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी तो ऐसी हो गई कि अब मुझे यहाँ से महू जाना होता है तो मैं सीधा इंटरनेट का उपयोग करके रास्ते में और फेसबुक भी देख लेता हूँ। टेलीफोन के अंदर जब इंटरनेट आने से ये क्रांति बहुत ज़बरदस्त हो गई है और इसका उपयोग करना चाहिए, हर राजनेता को करना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 32,000 से ज़्यादा नौजवान मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस होता है जब भी मैं किसी बारे में कुछ देता हूँ। 2-3 दिन में एक आध विषय पे चर्चा जरूर करता हूँ लोगों से। बड़े अनछुए विषयों पे भी आप चले जाते हैं उसमें। जैसे ममता शर्मा वाले प्रकरण पे आपने लिखा कि बहनों को चाहिए कि वो आधी रात को न घूमे, सलाह आपने दी है नौजवानों को कि वे भटके नहीं राह से, तो कुछ उसका असर होता है? देखिए प्रकाश जी, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये छोड़कर आप जब भी जाएंगे तो विकृति आएगी, विकार आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ कि हमारे यहाँ बहनों की, माताओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो उन्हें वस्त्र भी ऐसे पहनना चाहिए कि उनको देखने के बाद उनके प्रति सम्मान बढ़े। यदि ऐसे वस्त्र पहनेगी महिलाएं कि उनको देखने के बाद किसी व्यक्ति के मन में विकार आ जाता है, तो महिलाओं को विचार करना चाहिए कि उससे उनका सम्मान कम हो रहा है। तो वस्त्र ऐसे पहनना जिससे उनका सम्मान और बढ़े, मैं समझता हूँ मैं आज भी सही हूँ। अगर लोग इसको गलत मानते हैं तो माने, पर मैं अपने बयान पर कायम हूँ बिल्कुल। इंदौर में अपैरल पार्क, जेम्स ज्वेलरी पार्क, फार्मा पार्क, ये सब कहाँ पहुँचे? इस पे सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। जेम्स ज्वेलरी पार्क भी हाई कोर्ट से अभी फ्री हुआ है। अभी 24 अगस्त को ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ मुंबई जा रहे हैं और देश के जो सबसे बड़ा जेम्स ज्वेलरी का संगठन है उनके लोगों के साथ हम लोगों की बैठक है और हम चाहेंगे कि जेम्स ज्वेलरी के भी यहाँ पर काम हो। इस शहर के अंदर पार्क जमीन हमारे पास है, हम वहाँ से लोगों को लाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोशिश करेंगे। फार्मा के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ फार्मेसी के कॉलेज बहुत हो गए, बच्चों ने B.Pharm कर लिया, M.Com कर लिया, पर प्रदेश में नौकरी नहीं है, तो हम फार्मा कंपनी बुला रहे हैं। अभी एक अमेरिकन कंपनी लगभग 500 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और भी फार्मा कंपनी से हम अप्रोच कर रहे हैं जिससे यहाँ पर आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। पर अपने यहाँ की फार्मा फैक्ट्रियाँ तो हिमाचल जा रही हैं, ऐसा क्यों? वो चलेगी, अभी नहीं। टैक्स हेवन हम नहीं है। वो भारत शासन ने कुछ राज्यों को स्पेशल छूट दी थी अटल जी के समय पे। जब उत्तराखंड अलग हुआ था जब दी थी तो उत्तराखंड भी गई और हिमाचल भी गई, पर उनका पीरियड अब पूरा हो गया। भारत शासन उनको टैक्स छूट का समय बढ़ा भी नहीं रही है, तो वहाँ की कंपनियां पुनः अन्य सुटेबल स्थान देख रही है। इसीलिए हम उनसे भी अप्रोच कर रहे हैं कि यदि आप अपना एक्सपांशन करना चाहें तो हमारे प्रदेश में करिए, हम जमीन सस्ती देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, लेबर हमारे यहाँ सस्ता है, हमारे यहाँ फार्मेसी के कॉलेज बहुत सारे हो गए जहाँ बहुत B.Pharm और M.Pharm विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो अच्छा हमारे पास मैन पावर मिल जाएगा। इस बारे में हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। इंदौर विश्वविद्यालय के लिए कुछ योजना है क्या आपकी? राज्य सरकार की तरफ से बड़ा उपेक्षित सा विश्वविद्यालय है। ये मैं इस बात को आपके स्वीकार करता हूँ, हालांकि इस क्षेत्र को मैंने काफ़ी लंबे समय से देखा नहीं है, पर फिर भी इसे देखना चाहिए क्योंकि एजुकेशन हब ये बन रहा है। इंदौर IIT आ गया, IIM आ गया, पर इंदौर विश्वविद्यालय के बारे में मैंने कभी बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पर अब आपके सुझाव के बाद इंदौर विश्वविद्यालय के साथ भी बैठूंगा और कैसे इस इंदौर विश्वविद्यालय, क्योंकि एक समय में इंदौर विश्वविद्यालय की बड़ी प्रतिष्ठा थी, पिछले दिनों थोड़ी कम हुई है। वहाँ जिस तरीके से आंतरिक झगड़े चलते रहे, कुलपति आए फिर गए, फिर आए फिर गए, इसलिए अस्थिरता के दौर में विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम की हुई है। अभी अच्छे कुलपति महोदय आए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ बैठकर हम लोग कुछ अच्छा प्लान करके और इंदौर विश्वविद्यालय के लिए कुछ कर सकें। क्या इंदौर का विकास सही दिशा में हो रहा है? विकास बहुत अच्छा हो रहा है और दिशा भी बहुत सही है, पर एक समग्र तरीके से होना चाहिए, हर बात के बारे में विचार करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर है। कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में कन्वर्सेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, कोई गैप है थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, जिसके कारण
इंदौर शहर का जैसा विकास तेज गति से और समग्र होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी महसूस कर रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इजाजत ली है, मेरा ख्याल है 4 या 5 वर्ष बाद मैं इंदौर शहर के विकास की जल्दी बैठक लेने वाला हूँ, और आप पाएंगे 4-5 महीनों में कुछ चेंज इंदौर में। हम आप क्या दिल्ली की राजनीति करने वाले? मैं कभी अपने बारे में खुद विचार नहीं करता हूँ, संगठन के ऊपर छोड़ता हूँ। संगठन जो निर्णय करेगा वो मैं करता हूँ, संगठन जो काम देता है वो मैं करता हूँ। 5 बार के विधायक आप हैं, पर मुख्यमंत्री वही बनता है जो दिल्ली से आता है। उमा भारती जी दिल्ली में थी, वो आई। शिवराज सिंह चौहान साहब दिल्ली में थे, वो आए। तो ऐसी आदत है हमारी पार्टियों को कि दिल्ली वाले नेताओं को ज्यादा पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है, बाबूलाल जी गौर यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, पटवा जी कभी दिल्ली नहीं गए, कैलाश जोशी जी कभी दिल्ली नहीं गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली जाने से मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री की कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना। जो अभी मेरे पास जवाबदारी है वो इतनी बड़ी है कि इसको ही मैं ज़्यादा ईमानदारी से पूरा काम कर लूँ तो बहुत है। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ सेटिस्फाइड हूँ। पर आपका ये तर्क कि मुख्यमंत्री बनना हो तो दिल्ली जाना, मैं इससे असहमत हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे बयान क्यों देते कि मैं तो गजराज हूँ, ऐसे बयान क्यों देते हो? उसमें क्या बुराई है? मैं आज भी कहता हूँ कि हम तो अपने तरीके से काम करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। 30 साल 40 साल से इंदौर की जनता ने हमको देखा है काम करते हुए। अब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, आप, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, आप खुद इंदौर के वो नेता जो बढ़ चढ़ के मेरे खिलाफ बयान देते हैं, एक काम इंदौर में गिना दे कि उन्होंने क्यों किया हो, सिर्फ बयानबाजी के अलावा। नहीं तो मैं नहीं कहता हूँ मैंने इंदौर का विकास किया। आप जनता से पूछ लीजिए कि मैंने इंदौर में क्या किया। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता हूँ, इसीलिए हमेशा काम बोलते हैं। दादागिरी कोई आपका नाम तो लेता ही नहीं जो आपके खिलाफ है। एमपीसी के सदस्यों को आपने निकाला, वे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, लेकिन नाम कोई लेने को तैयार नहीं। इतनी आपकी दादागिरी है। इंदौर की एक हमारी सांसद, वो भी आपसे खफा है। वो दिग्विजय सिंह जी से बात करती है, लेकिन जब बाइट लेने जाते हैं तो बोलती है कि मैंने हाईकमान से शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों? इतनी दादागिरी आपकी है। खाई की दादागिरी? मेरे को तो सब तो मेरे खिलाफ बोलते हैं रोज अखबारों में। जब तक मेरे खिलाफ कुछ छपता नहीं तब अखबार ही नहीं छपते। तो जब तक मेरे खिलाफ कोई न्यूज नहीं आती, मैं तो रोज अखबार की कटिंग मंगाता हूँ, तो अपने खिलाफ न्यूज पढ़ के प्रसन्न होता हूँ। मेरे फेवर में तो बहुत कम न्यूज आती। तो अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि इससे तो मैं तो खिलाफ न्यूज भी सुनकर पढ़कर प्रसन्न होता हूँ। कम से कम मैं अखबार में स्थान बनाया, मैंने टीवी पे स्थान बनाया, तो इसको तो प्रसन्न होना चाहिए। और मैं तो बहुत प्रसन्न रहता हूँ इस बात पर। आदरणीय कैलाश जी, हमारे स्टूडियो पर पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।